तो आज हम बात कर रहे हैं गेम थ्योरी की और खास तौर पर जॉन नैश के नैश इक्विलिब्रियम की। देखेंगे कि ये सब डिजिटल दुनिया में कंपटीशन और स्ट्रैटेजी को कैसे शक्ल दे रहा है। हमारे पास दो अच्छे स्रोत हैं इस पर, डिजिटल प्रतिस्पर्धा, बाजार संतुलन और नवाचार, और रणनीति का विकास जॉन नैश से मानवीय ध्यान तक। तो कोशिश यही है कि इन आइडिया से समझें कि डिजिटल इंटरैक्शन के पीछे असल में खेल क्या चल रहा है। बिल्कुल। जॉन नैश उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बताई जहां कोई अकेला प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी अकेले बदलकर बेहतर रिजल्ट नहीं पा सकता। हाँ, अगर दूसरे ना बदलें। हाँ, अगर दूसरे अपनी स्ट्रैटेजी ना बदलें तो। ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। ट्रैफिक लाइट सोचिए। अच्छा। हम लाल बत्ती पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि हमें लगता है या उम्मीद है कि दूसरे भी रुकेंगे। यही स्थिरता, यही नैश इक्विलिब्रियम है। सही कहा। और इसी लॉजिक से शायद कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां वो कीमतों को करीब करीब एक जैसा रखती हैं, एक तरह का स्टेबल बैलेंस। बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन डिजिटल दुनिया में ये कैसे लागू होता है? यहाँ तो चीजें ज्यादा तेजी से बदलती है ना। हाँ, पर सिद्धांत फिर भी काम करता है, बस तरीके बदल जाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज को ही देख लें, जैसे नेटफ्लिक्स। हाँ। वो अक्सर कीमतें या पॉलिसीज तय करने में पहला कदम उठाता है, जैसे पासवर्ड शेयरिंग पर रोक लगाई। हाँ, वो काफी चर्चा में था। बिल्कुल। और दूसरी कंपनियां क्या करती हैं? वो देखती हैं, इंतजार करती हैं। अगर नेटफ्लिक्स का मूव सक्सेसफुल रहा तो वो भी वैसा ही करती हैं। अच्छा। और नेटफ्लिक्स का मंथन दर, ग्राहक छोड़ने की दर, वो इंडस्ट्री में सबसे कम है, करीब 2.4%। तो शायद इसीलिए वो ये रिस्क ले पाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और फिर HBO मैक्स जैसी कंपनियां भी हैं, वो तो प्रीमियम कंटेंट पर ज्यादा फोकस करती हैं, या Amazon प्राइम के साथ पार्टनरशिप। वो एक अलग तरह का नैश संतुलन है। वो सीधे कीमत पर नहीं लड़ रहे। सब अपनी अपनी एक खास जगह, एक निश बना रहे हैं। यहाँ बैलेंस इस बात पर है कि एक्सक्लूसिव कंटेंट किसके पास है, ब्रांड कितना मजबूत है, ये सब। और Amazon मार्केटप्लेस, वो तो एक पूरी अलग दुनिया है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। वहाँ जो सेलर्स हैं वो अक्सर सीधे सीधे प्राइस वॉर में नहीं उतरते। एक स्रोत बताता है कि AI रीप्राइसिंग टूल्स। हाँ, AI का इस्तेमाल। जी, वो गेम थ्योरी एल्गोरिदम यूज करते हैं। वो सिर्फ सबसे ऊंची कीमत नहीं ढूंढते जो चल जाए, वो ये भी अंदाजा लगाते हैं कि कॉम्पिटिटर का एल्गोरिदम कैसे रिएक्ट करेगा। अरे वाह, मतलब एक कदम आगे रहने की कोशिश। बिल्कुल, ताकि वो बाय बॉक्स शेयर जीत सके। और Amazon का अपना प्राइम इकोसिस्टम भी तो है। शिपिंग, वीडियो, म्यूजिक, ये सब मिलकर ग्राहक को सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि पूरी सर्विस से बांधते हैं। हाँ, ये मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है, संतुलन बनाने का एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका। और टिकटॉक का क्या, उसका मॉडल तो बिल्कुल अलग लगता है। टिकटॉक का पूरा खेल ही यूजर रिटेंशन का है, मतलब यूजर को ऐप पे बनाए रखना। अच्छा। उसका एल्गोरिथम लगातार ऐसा कंटेंट दिखाता है जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाए, और वो क्रिएटर्स को भी जो लगातार पोस्ट करते हैं उन्हें रिवॉर्ड करता है। ये कुछ गेम थ्योरी की जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी जैसा है। आप सहयोग करते हैं, लगातार पोस्ट करते हैं तो आपको इनाम मिलता है। यहाँ बैलेंस अटेंशन पर टिका है, किसका ध्यान कौन खींच पाता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ बैलेंस ही नहीं बनाते, इंसानी साइकोलॉजी का भी खूब फायदा उठाते हैं, जैसे वो डूबी लागत का भ्रम, संक कॉस्ट फैलेसी। हाँ बिल्कुल, लोग किसी हारी हुई बाजी में इसलिए पैसा या टाइम लगाते रहते हैं क्योंकि वो पहले ही काफी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। स्पॉटिफाई का फ्री टियर कुछ ऐसा ही करता है ना, उसे जानबूझकर थोड़ा असुविधाजनक बनाया गया। हाँ, कह सकते हैं, ताकि लोग प्रीमियम की तरफ जाएं। इसे एक तरह से असुविधा से मांग पैदा करना कह सकते हैं। ये भी एक संतुलन है, पर यूजर की साइकोलॉजिकल कमजोरी पर बना हुआ। लेकिन नैश ने ये भी दिखाया था कि कॉपरेशन, मतलब सहयोग, खासकर जब बार बार इंटरैक्शन हो तो वो सिर्फ अपने फायदे से बेहतर हो सकता है। वही जैसे को तैसा वाली बात। बिल्कुल। और कुछ कंपनियां इसी सिद्धांत पर पॉजिटिव संतुलन बनाती हैं, जैसे ड्यूओलिंगो का वो स्ट्रीक सिस्टम। हाँ, वो लोगों को रोज सीखने के लिए मोटिवेट करता है, एक कमिटमेंट बनवाता है। हाँ। या एप्पल का इकोसिस्टम, उनके डिवाइस एक साथ बेहतर काम करते हैं। सही। वो ग्राहकों को बांधते जरूर है, लेकिन एक फायदेमंद तरीके से। वो फंसाने के बजाय एक आपसी लाभ का एक स्थिर संतुलन बना रहे हैं। ये आपसी फायदे वाला संतुलन सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पर्सनल लेवल पर भी लागू होता है। पर्सनल ब्रांडिंग में सोचिए। अच्छा, कैसे? भरोसा, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी,
इनके जरिए आप एक ऐसा संतुलन बना सकते हैं जहां लोग सिर्फ आपके कस्टमर नहीं बल्कि लॉयल फॉलोअर बने। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नैश की जीतने वाली स्ट्रैटेजी होती है बार बार खेले जाने वाले गेम्स में। इसका जिक्र हमारे दूसरे स्रोत रणनीति का विकास में भी है। तो मतलब ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा गहरे हैं। सही। आप देखिए, विकासवाद में भी संतुलन रणनीतियां दिखती हैं। कानून, समाज में इज्जत, ये सब भी एक तरह के संतुलन ही है जो सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में एक खतरा है। ये इन संकेतों को, मतलब भरोसे के या प्रतिष्ठा के संकेतों को धुंधला कर सकती है। एल्गोरिदम कई बार शॉर्ट टर्म फायदे या धोखे को बढ़ावा दे सकते हैं। तो गेम थ्योरी को समझना एक तरह से सेल्फ डिफेंस जैसा है डिजिटल दुनिया में। हाँ बिल्कुल। ये जानना कि कौन सा खेल खेला जा रहा है, किसके नियम चल रहे हैं और कब आपको शायद वो खेल बदलना पड़े। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जॉन नैश ने हमें समीकरण तो दे दिए संतुलन के, लेकिन हम इस समझ को, स्ट्रैटेजिक संयम और सहयोग की इस ताकत को अपनी जिंदगी और काम में नैतिक रूप से कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हम किसी और के बनाए सिस्टम में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं, या हम खुद अपना खेल डिजाइन कर सकते हैं पॉजिटिव कमिटमेंट्स और आपसी लाभ के आधार पर? याद रखने वाली बात है कि संतुलन का मतलब ये नहीं कि बदलाव रुक गया है, बल्कि ये कि एक स्थिरता मौजूद है।